हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू एस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 21 फरवरी। 21 फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज की डेट के, वो सब कुछ एनालाइज करेंगे हम आज के इस एनालिसिस सेशन में, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज का बड़ा मुद्दा है मून डस्ट कैन हेल्प स्टॉप क्लाइमेट चेंज। तो क्या मून डस्ट, मून पे पाए जाने वाला डस्ट जिसको हम रेगोलिथ भी कहते हैं, क्या ये हमारे अर्थ पे होने वाले क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है? तो हाँ जी, ऐसा हो सकता है। एक स्टडी ने क्लेम किया है कि हमारे अर्थ पे होने वाला क्लाइमेट चेंज रोका जा सकता है मून के डस्ट को यूज करके। कैसे, क्या, सब कुछ बताऊंगी आज के इस एनालिसिस सेशन में। और भी कई सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो एंड तक बने रहना। और आज बता दूं आपको कि सिर्फ 96 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। होपिंग दिस दैट आप सभी ने यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा, जो भी 2023 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं उन सभी ने। आज जो है 21 फरवरी इज द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, अच्छा, दो चीजें और अनाउंस करनी है। पहली चीज तो ये आप सभी को पता भी होगा, 25 फरवरी यानी कि इस संडे को हम लेकर आ रहे हैं एक फ्री वेबिनार। और ये जो वेबिनार है, इसमें हम बात करेंगे कि लास्ट 90 डेज जो बचे हैं आपके, उसमें किस तरह से आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए फॉर प्रीलिम्स। ओके, और प्रीलिम्स देखो बहुत क्रूशियल हो गया है। एक एक दिन, एक एक टाइम, एक एक मोमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है अब से लेके। आप सोचो, आपके कंपटीशन में कितने लोग बैठे हैं, तो अपना हर एक्शन, अपना हर मोमेंट, अपना सब कुछ सिर्फ इस चीज़ को सोचते हुए बताओ कि आपको इस बार अपना जो ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनने का, इस बार जो यूपीएससी क्लियर करने का ड्रीम है, वो पूरा करके ही बाहर आना है। ओके, इस लूप से। तो बेसिकली आपका ये जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए, आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी देने के लिए हम ये वेबिनार अनाउंस कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं। और इस वेबिनार में सिर्फ 100 सीट्स है, जिसमें से ऑलमोस्ट 80 सीट्स शायद भरा चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी इसके लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो इसके लिए रजिस्टर करो। सिर्फ जो लोग रजिस्टर करेंगे उन्हीं के पास ये लिंक आएगा वेबिनार का। तो रजिस्टर करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगी, उस पर जाके आप अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हो। विद इन 24 to 48 आवर्स आपको हमारी साइट से एक मेल आएगा, जिसमें हम आपको कंफर्मेशन दे देंगे अबाउट दिस वेबिनार। ओके, तो जल्दी जल्दी इसमें रजिस्टर कर लो। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, दैट इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा काम ही है आपको बेसिकली मदद करना, अपने ड्रीम में रियलाइज करना, अपने ड्रीम को रियलाइज करने के लिए। तो बेसिकली मुझे कई सारे कॉल्स, कई सारे मैसेजेस, बहुत सारे हमारे टीम को भी मैसेजेस मिले कि सुबह उठा नहीं जाता। ठीक है, सुबह उठा नहीं जाता, और इसीलिए क्योंकि लेट उठते हैं तो गिल्ट जनरेट हो जाता है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती, टाइम वेस्ट हो जाता है एंड सो ऑन। तो क्या किया जाए? तो देखो, मैं सोच रही हूँ कि एक कम्युनिटी बनाई जाए, जिसमें कि हम एक चैलेंज लें सभी लोग अपने लिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी उसमें, कि हम धीरे धीरे करके 5 AM पर उठने की कोशिश करें। बाय द एंड ऑफ 6 डेज, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, हम ये वाला जो गोल है वो अकम्प्लिश कर लें। तो धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा सकती है। अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, या चाहते हो कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव चालू किया जाए, इस तरह की कोई कंसिस्टेंसी चैलेंज या अर्ली वेकअप चैलेंज शुरू किया जाए, तो उसके लिए मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इफ़ यू वांट सच काइंड ऑफ चैलेंज। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहला आर्टिकल हमारा है एमिजन, हाँ, एमिजन ट्रेडिंग स्कीम के बारे में। ओके, एमिजन ट्रेडिंग स्कीम क्या है? एमिजन ट्रेडिंग स्कीम बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जो हमारी सरकार लाने वाली है इस जून के महीने से। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पॉल्यूशन कॉजिंग जो टेंडेंसी है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली हमारी सरकार एनर्जी कंजर्वेशन बिल लेकर आई थी लास्ट दिसंबर में। और इस ये अभी तक बिल पास तो प्रॉपरली नहीं हुई है, लेकिन इसमें कोशिश यही है कि एमिजन ट्रेडिंग स्कीम लेकर आए, और ये एमिजन ट्रेडिंग स्कीम को नोटिफाई किया जाए बाय द जून। तो होने वाला क्या है? होने वाला ये है कि हम अपनी एनर्जी इफिशिएंसी की तरफ बढ़ेंगे, और जो लोग भी, जो भी इंडस्ट्रीज इस एनर्जी इफिशिएंसी के टारगेट को फिलअप नहीं कर पाएंगे, एनर्जी इफिशिएंसी के टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाएंगी, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस ट्रेडिंग स्कीम में। बेसिकली उनको सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा किसी से। तो मुद्दा क्या है, देखो समझाती हूँ आसान सी भाषा में। मान लो कि हमारे देश में कोई रेगुलेटर है। वैसे तो हमारे देश में एक रेगुलेटर है जिनका नाम है बी। ठीक है, ये बी क्या है बताऊंगी अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, बी का नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये एक रेगुलेटर है। मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, इन्होंने बोला कि भाई जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं,
100 यूनिट से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन एमिशन नहीं कर सकती। तो 100 यूनिट का इन्होंने थ्रेशोल्ड दे दिया। अब कई सारी इंडस्ट्री हैं, मान लो ये एमिटर ए एमिटर बी इंडस्ट्रीज हैं, मान लो ये अलग अलग, इन सब ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज अपनाई इस 100 यूनिट वाले जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। सभी ने अल्टरनेटिव एनर्जीज का यूज़ करना शुरू किया, सभी ने नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूज़ करना स्टार्ट किया, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की तरफ बढ़ने लगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी सो दैट ये जो एनर्जी इफिशियंसी है वो आ पाए और कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस एमिशन ना हो। ठीक है, अब इसमें एमिटर बी जो है वो तो काफ़ी सफल हो गया। सफल इस तरह से हो गया कि 100 यूनिट का थ्रेशोल्ड था, इन्होंने 80 यूनिट ही एमिट किया। ठीक है, मतलब 20 यूनिट और कम एमिट किया, तो 20 यूनिट का इनके पास एडवांटेज है। अब ये 20 यूनिट का एडवांटेज को ये कन्वर्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट में और बोल सकते हैं कि भाई किसी को भी अगर 20 यूनिट जो ज़्यादा अगर आपने एमिट कर लिए तो आप हमसे ये सर्टिफिकेट खरीद लो, आपका सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे एमिटर, यानी कि इंडस्ट्री नंबर ए, एमिटर नंबर ए, इन्होंने कर दी है 120 यूनिट खर्च, 120 यूनिट का कार्बन एमिशन ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका एमिशन कर लिया, यानी कि 20 यूनिट जो है ये घाटे में चल रहे हैं। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 100 यूनिट पर आना पड़ेगा। तो इनको खरीदना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट जो ये एमिटर ए बेच रहे हैं कि भाई 80, ये जो 80 यूनिट इन्होंने स्पेंड करी है, 20 यूनिट इनके पास बची, तो ये 20 यूनिट का जो सर्टिफिकेट है ये खरीद लेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। तो होगा क्या, इससे दोनों 100 यूनिट पे आ जाएंगे। ठीक है, और इससे होगा क्या कि ये जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है जिसने कार्बन एमिशन कम किया, उसको मिला कुछ ना कुछ इंसेंटिव। इंसेंटिव कैसे मिला कि ये जो सर्टिफिकेट है इसकी होगी ट्रेडिंग, और ये जो एमिटर है ये इसको पे करेगा पैसा, और उसके बदले ये 20 यूनिट का सर्टिफिकेट देगा एमिटर बी, एमिटर ए को। तो बेसिकली वो पर्सन, वो इंडस्ट्री जिसने कम एमिशन किया उसको मिला एक इंसेंटिव, और जिसने ज्यादा एमिशन किया उसको मिली एक पेनल्टी कि तुम्हें सर्टिफिकेट खरीद के लाना पड़ेगा। तो उनको पैसे खर्च करने पड़े ना, और इनको पैसे मिले। अगर आपने कम एमिशन किया तो आपको पैसे मिलेंगे, और जिसने ज़्यादा एमिशन किया उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इससे क्या होगा, ओवरऑल टोटल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा 100 यूनिट का। ओके, और इससे बेसिकली हम धीरे धीरे अल्टरनेटिव एनर्जीज की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग होने वाली है ना, ये कार्बन मार्केट में होगी, और इसी को बोल रहे हैं एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। ओके, तो बेसिकली ये वैसी ही ट्रेडिंग है जैसे आप स्टॉक्स वगैरह की ट्रेडिंग करते हो ना, वैसी ही ट्रेडिंग स्कीम ये है। तो एमिशन कैप एंड ट्रेड सिस्टम है क्या, इसमें क्या होता है, रेगुलेटर सबसे पहले एक टोटल मास ऑफ पॉपुलेशन डिफाइन करता है कि जैसे मैंने आपको बोला ना 100 यूनिट, ये थ्रेशोल्ड रेगुलेटर ने बता दिया, और ये सभी फैक्ट्रीज के ऊपर लगा दिया जाता है, इम्पोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सेट ऑफ परमिट्स क्रिएट होते हैं जिसमें कि हर किसी का सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन दिखाया जाता है कि किसने कितना पॉल्यूशन किया, कितना ज्यादा कितना कम पॉल्यूशन किसने किया है। ये जो परमिट्स हैं ये वो क्वांटिटी हैं जो बॉट एंड सोल्ड है, यानी कि जो इस केस में हमने लास्ट केस में देखा ना 20 यूनिट, एक कंपनी है, एक एमिटर है जिसने 20 यूनिट कम एमिशन किया है, और दूसरी कंपनी है, दूसरी एमिटर है जिसने 20 यूनिट ज्यादा एमिशन किया है। तो ये 20 यूनिट का सर्टिफिकेट, 20 यूनिट का परमिट बनेगा, और इसी का यहाँ पे ट्रेडिंग होने वाली है। तो ईच फैक्ट्री इज अलोकेटेड अ शेयर ऑफ दीज परमिट्स। आफ्टर दिस प्लांट्स कैन ट्रेड परमिट्स विद ईच अदर। तो ये जो परमिट है इसकी ट्रेडिंग हो सकती है एक दूसरे के साथ कार्बन मार्केट में, जैसे कि आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ना स्टॉक्स की, वैसे ही। वॉट एवर द फाइनल एलोकेशन, द टोटल नंबर ऑफ परमिट्स डज नॉट चेंज, सो द टोटल पॉल्यूशन इज स्टिल इक्वल टू द प्री डिफाइंड कैप। तो जो टोटल पॉल्यूशन आपने सोचा था 100 यूनिट एवरेज का, वो फुलफिल हो जाता है इस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के थ्रू। तो बेसिकली ये जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लाने वाली है। और जो बी है यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो पावर मिनिस्ट्री की बॉडी है और इस स्कीम की नोडल कोऑर्डिनेटर भी होने वाला ये यही ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स डिफाइन करे हैं, जैसे एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट वाले सेक्टर्स। इनको यहाँ पे एनर्जी इफिशिएंसी टारगेट्स दिए जाएंगे। जो कंपनीज यहाँ पे अपने टारगेट्स को फुलफिल कर लेंगी या फिर इनफैक्ट टारगेट को एक्सीड कर देंगी, मतलब जैसे यहाँ पे 100 यूनिट का बोला गया था ना आपको, आपने 100 यूनिट से भी कम एमिशन किया, मतलब 80 यूनिट एमिशन किया, मतलब आपने टारगेट एक्सीड कर दिया। आपको बोला था कि आपको इतना ही एमिशन करना है, लेकिन आपने उससे भी कम एमिशन किया, मतलब आप ये एनर्जी जो हमारी इफिशियंसी का टारगेट है उस पर आप खरे उतर रहे हो, और इनफैक्ट उससे भी ज्यादा खरे उतर रहे हो। तो ऐसे में जितना भी आपने और एक्स्ट्रा रिडक्शन किया है ना, उतने का आप परमिट बना के, सर्टिफिकेट बना के दूसरों को बेच सकते हो। ओके, और जिन भी कंपनीज ने इस टारगेट को पूरा नहीं किया, जिनका भी एमिशन 100 यूनिट से ज्यादा हुआ है, उनको फिर ये जो परमिट है, ये सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 100 यूनिट एक हाइपोथेटिकल अमाउंट है। ओके, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो 2015 में बी जो है इस तरह का एक और स्कीम लेकर आया था जिसका नाम था पैट। पैट मतलब परफॉर्म, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड,
यानी कि पहले आप परफॉर्म करो, आप एनर्जी इफिशिएंसी लेकर आओ अपनी वर्किंग में, अचीव करो वो टारगेट जो है वो अचीव करो, और फिर उस टारगेट की आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उससे पैसा भी कमा सकते हो। तो ये 13 सेक्टर्स में ये जो पैट स्कीम थी लाई गई थी। सिमिलर ही है काफी कुछ, ये जो क्रेडिट्स वगैरह जनरेट होंगे वो काफी कुछ सिमिलर ही है इस पैट स्कीम में और एमिजन ट्रेडिंग स्कीम में, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इंडियन एमिजन ट्रेडिंग स्कीम में और यूरोपियन ट्रेडिंग स्कीम में, यूरोप में भी चल रहा है इसी तरह का सिस्टम है ना, तो दोनों में जो स्कीम में डिफरेंसेस है वो यही है कि यहाँ पे आपको कार्बन एमिजन कट, आपको कार्बन एमिशन एब्सोल्यूट टर्म्स में कट नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली हम जो है, हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत यूरोपियन यूनियन अपना कट एमिशन करता है, एमिशंस को कट करता है, लेकिन इंडिया के ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एक तो ऑलरेडी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमने तो अपने लिए खुद ही टारगेट सेट किया हुआ है कि हमको बाय 2030 2005 के लेवल्स के हिसाब से 45% कार्बन एमिशन को कम करना है, ठीक है, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को हमको कम करना है। तो एमिशन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको कम नहीं करना है। तो इंडिया ने कमिट ये किया है कि बाय 2030 हम 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से, और इसके लिए हमको पैसा खर्च करने वाले हैं हम 2.4 ट्रिलियन रुपीज, ओके। इतना पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा, और ये डाटा हमको दिया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, ओके। बढ़ते हैं आगे। आई होप एमिजन ट्रेडिंग स्कीम आपको समझ में आई। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। साउथ चाइना सी के ऊपर मुद्दा है, मिलिटराइजेशन हो रहा है साउथ चाइना सी का। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, अभी ओवरलैपिंग क्लेम्स कर रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना, ओके। और इसमें फिलीपींस है, यूएस है, ये भी आप अपने अपने आवाज उठा रहे हैं, स्पेशली फिलीपींस आवाज उठा रहा है, और ऐसे में यूएस जो है वो मदद कर रहा है फिलीपींस की। तो फिलीपींस और यूएस यहाँ पे सोच रहे हैं कि अपने कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग कर लें, जॉइंट पेट्रोलिंग इस एरिया में, इस स्ट्रेटेजिक एरिया में। तो इसीलिए साउथ चाइना सी वापस से न्यूज में आ जाती है। तो जरा पहले समझते हैं मुद्दा क्या है। देखो भाई साउथ चाइना सी है कहाँ, साउथ चाइना सी जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की आर्म है साउथ ईस्ट एशिया में। जरा दिखाती हूँ मैं आपको, ये है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया जैसी कंट्रीज आती हैं, ऊपर चाइना है। यहाँ पूरा जो है, ये पूरा जो है ये पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है ये। इस वेस्टर्न पार्ट में आपको ये दिख रहा है साउथ चाइना सी, जो चाइना के आसपास और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के आसपास है, ठीक है। अब ये जो साउथ चाइना सी है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की ही एक आर्म है। इसके आसपास चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, बोर्नियो ये सब पड़ते हैं। एक ताइवान स्टेट भी है और एक लूजोन स्टेट है। ताइवान स्टेट जो है जरा दिखाती हूँ आपको, यहाँ ऊपर देख रहे हो ये आ रहा है ताइवान, यहाँ पे आता है चाइना, इन दोनों के बीच में एक स्टेट आती है जिसको बोलते हैं ताइवान स्टेट, ओके। उसके अलावा ये फिलीपींस है, फिलीपींस यहाँ पे आ रही साउथ चाइना सी, और इसके बीच में यहाँ आता है एक लूजोन स्टेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, ओके, और ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है। तो ये है ल्यूजोन स्टेट। तो दो स्टेट्स इसके आसपास पड़ते हैं। इसके अलावा चाइना का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज इसके आसपास पड़ती हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है। ये स्टेट ऑफ मलक्का बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, और अंकटैड के हिसाब से पूरी ग्लोबल शिपिंग जितनी भी होती है उसकी 1/3 शिपिंग जो है वो यहीं से गुजरती है। तो ट्रेड, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रेड जो है वहीं से रेगुलेट होता है, यहीं से जाता है, गुजरता है। तो आप जरा मैप में, एटलस में मुझे देख के बताना स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पड़ता है, कौन कौन सी कंट्रीज को अलग करता है, और कौन कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये आज का आपका होमवर्क है। और देखो होमवर्क पे ध्यान दिया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, मेरा कोई फायदा नहीं, आप ही का फायदा है, क्योंकि आप लोगों को चीजें रिटेन होंगी, ठीक है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है, एक सेंस ऑफ रिटेंशन आता है, ओके। तो बेसिकली ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ मैप, ये क्यों दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये दिख रहे हो लाल लाइनें ऐसे इस तरह से, इसको बोलते हैं 9 डैश। बेसिकली चाइना जो है बड़ा एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज फॉलो करता है, और चाइना ने बोला कि ये 9 डैश जो है, 9 डैश लाइन मैंने खींच दी, और जितनी लाइन मैंने खींच दी ना उतना एरिया मेरा। जैसे आपने बचपन में किया होगा, बस पे सीट पे अपना रुमाल रख दिया और बोला कि ये सीट मेरी है, वैसे चाइना एक्चुअल में भी करता है, ठीक है। चाइना ऐसा बोलता है कि ये 9 डैश लाइन मैंने खींच दी है, अब इसके अंदर जितना भी पानी आ रहा है वो मेरा है। तो बाकी कंट्रीज ने बोला ऐसा थोड़ी होता है। तो बाकी सारी कंट्रीज स्पेशली फिलीपींस जो है वो गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, और इन्होंने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी बोला कि चाइना तुम क्या कर रहे हो, तुमको समझ आ रहा है। तो चाइना ने बोला मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो। तो बेसिकली चाइना क्या करता है, यहाँ पे छोटे छोटे रीफ्स
अलग अलग कोरल रीफ्स हो गए, शोआल हो गए, ये धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं ना। देखो ये एक्टिव प्लेट पे है, एक्टिव लोकेशन पे है, तो रीफ्स वगैरह उगते रहते हैं। इन रीफ को आइलैंड का नाम देता है चाइना, और बोलता है कि क्योंकि ये आइलैंड है तो मेरे हो गए, और इस तरह से। तो ये रीफ सिस्टम जो है, सूबी रीफ, गेवन रीफ, यूजिस रीफ, ये सारी रीफ जो है चाइना क्लेम कर रहा है, और इस पे आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे अपनी अपनी आर्मी को उतार रहा है। ठीक है, मतलब ये पता है उसको कि सस्टेन नहीं करेंगे। मेजरली उसको, चाइना को चाहिए इस पूरे एरिया पे कंट्रोल। तो यहाँ पे परासल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, यहाँ पे स्कारबोरो शॉल आता है। इन सभी एरियाज के ऊपर चाइना को कंट्रोल चाहिए। लेकिन आसपास की कंट्रीज सिर्फ ऐसे बैठ के देखेंगी तो सही नहीं। तो यहाँ पे वियतनाम भी है, ताइवान भी है, फिलीपींस भी है, बोर्नियो है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ये सारी कंट्रीज बोल रही है कि ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारा भी पानी है यहाँ पे, हमारा भी एरिया है, तुम थोड़ी सारे एरिया को क्लेम कर सकते हो। तो ये बेसिकली, और साउथ चाइना सी पे चाइना जो है बहुत अग्रेशन दिखाता है। अपने मिलिट्री उतार लेगा, अपने यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह उतार लेगा, एयरक्राफ्ट उतार लेगा, इस तरह की काम करता है। तो परासल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, और स्कारबोरो शोल है, इसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज क्लेम करती है। चाइना हर जगह पे पहुंच जाता है क्लेम करने के लिए। ठीक है, अब देखो बीजिंग जो है ये बार बार क्लेम करता आ रहा है, और चाइना ने ये कहा है कि बेसिकली ये जो पूरा साउथ चाइना सी है वो उससे बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिसोर्स रिच सी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की शिपिंग ट्रेड होता है हर साल। ठीक है, और यहाँ पे बीजिंग के ऊपर ये भी एक्यूजेशन लगता है कि ये अपने मिलिट्री हार्डवेयर को यहाँ पे उतार रहे हैं, एंटी शिपिंग मिसाइल्स यहाँ पे उतार रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स यहाँ पे उतार रहे हैं। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये भी कहा था कि चाइना ऐसा नहीं कर सकता, चाइना ये इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। चाइना ने एक बात नहीं सुनी ट्रिब्यूनल की, एक डिसीजन नहीं सुना, और अभी भी इसी तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ये तो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड। अब देखो आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि फिलीपींस एक बार यूएन के जो अनक्लॉज के अंतर्गत, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंतर्गत डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के पास गया 2013 में, जिसमें उन्होंने बोला कि चाइना की जो 9 डैश लाइन के बारे में बात कर रहा है ये तो गलत है। उसके बाद यहाँ पे आगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया ये मुद्दा। ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोला कि चाइना जो है ये बिल्कुल गलत कर रहा है, चाइना ऐसा नहीं कर सकता, इलीगल है ये, आप पूरे एरिया पे अपनी हुकूमत थोड़ी जमा सकती हो। ठीक है, और ये वाला एरिया इसीलिए भी इतना कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स बहुत मिलते हैं, मिनरल डिपॉजिट, फिशरीज, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है यहाँ पे। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बेसिकली बोला कि चाइना ऐसा नहीं कर सकता, अनक्लॉज के जो रूल्स हैं वो भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये जो आइलैंड आप बता रहे हो कि ये आइलैंड है, आर्टिफिशियल आइलैंड जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये आइलैंड है ही नहीं, ये रीफ्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर हैबिटेशन तो है नहीं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो नहीं रही है, तो ये रीफ है, कोई आइलैंड है नहीं। तो चाइना बेसिकली वायलेट कर रहा है फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, और बाकी सारी कंट्रीज के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। लेकिन फिलीपींस अभी क्लियरली बोल रहा है, देखो चाइना ने तो मानी नहीं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात। तो फिलीपींस ने बोला कि भाई हमारे में इतना दम तो नहीं है कि हम चाइना के अगेंस्ट स्टिल खड़े हो सकें और फिर से चाइना के अगेंस्ट कोई यहाँ पे अर्जी दे सकें। तो हमारे पास इतना दम तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम एशियान के थ्रू यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 कंट्रीज आती हैं इस एरिया की, चाइना नहीं है। तो एशियान जो है ये बेसिकली साथ में मिलकर खड़ा हो रहा है चाइना के अगेंस्ट, ये देखा जा रहा है। रियलिटी में आप देखोगे तो एशियान जो है चाइना के साथ अच्छा ट्रेड भी करता है, लेकिन एशियान की कंट्रीज में रीजनल डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है, खुश नहीं है कोई भी यहाँ पे चाइना से। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि ये जो डिसकंटेंट है इस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ पे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ ज्यादा हो रही है। यूएस के साथ ये सारी कंट्रीज थोड़ा सा ज्यादा अलाइन हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाइना से उनको यूएस ही बचा सकता है अगर कभी बचाने की बारी आई तो। वियतनाम अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, किलो क्लास रशियन ओरिजिन सबमरीन ले रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड से कंट्रीज जो है अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। जापान से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इंडोनेशिया और फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि कभी चाइना से लड़ने की बारी आई तो हम भी कुछ कर सकें। तो चाइना की जो मस्कुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, और चाइना अपने मर्जी से यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा रहा है, अपनी मर्जी से यहाँ पे नेवल वेसल्स की एक्सरसाइज करा लेता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि इतना डरते हैं सब। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रीजनल रिसेंटमेंट हो रहा है ये चाइना के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है चाइना के खिलाफ।
फिलीपींस तो क्लियरली बोलते हैं कि भाई हम अकेले प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम में उतना दम है ही नहीं। इंडोनेशिया प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस प्रोटेस्ट कर रहा है, वियतनाम अलग अलग बात पे प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन सीधे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। सब लोग एशियान का सहारा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ये भी है कि रशिया जो है वो यहाँ पे मदद कर रहा है इन सभी कंट्रीज की, ठीक है, वियतनाम के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है रशिया का, इन सभी में मदद कर रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का जो फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है लार्जर नेबरहुड में, वो यही बोलती है कि हमको एशिया पैसिफिक का ध्यान रखना है। और ये एशिया पैसिफिक से लेकर पर्शियन गल्फ और वेस्टर्न एशिया तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का काम करती है। और यहाँ पे हमारा एम यही है कि हम ये साउथ चाइना सी जो है इसके आसपास वाला रीजन, मेडिटेरियन के आसपास वाला रीजन, यहाँ पे अपना जो मर्चेंटाइज ट्रेड है उसको रुकने ना दें। और यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया का भी एक स्टेक है साउथ चाइना सी में, क्योंकि ये जो है काफ़ी करीब है इंडियन ओशन के। तो इंडिया को बहुत कंटिन्यूसली परस्यू करना चाहिए डिफेंस डिप्लोमेसी, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस डिप्लोमेसी इनको कंटिन्यू करना चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करना चाहिए, और हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देकर, डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस देकर एंड सो ऑन। ओके, इसमें कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी भी हम बना सकते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, यूएस, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज मिलकर एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी बना सकती हैं इस तरह के थ्रेट्स से लड़ने के लिए। इंडिया को अंडमान एंड निकोबार, अपनी जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए फॉर द फ्यूचर। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल फॉर 3 to 8 एज ग्रुप। तो बेसिकली हुआ क्या है, क्लासरूम लर्निंग जो है अभी तक टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी, लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तब से हमारा फोकस है समझने पे ज्यादा, क्रैमिंग से ज्यादा, ठीक है, रटना वगैरह नहीं है, अब समझना है। तो बच्चों के टॉयज करिकुलम हम ऐसे डिजाइन करें कि उनको सच में सीखते हुए, खेल खेल में सीखें वो, ठीक है, ऐसे अलग से उनको रटना यानी या इस तरह की कुछ एक्टिविटी ना करना पड़े। तो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फाउंडेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए एक नया तरीका हमारी सरकार ने खोजा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खोजा है। इन्होंने रिलीज किया है एक लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल, जिसको ये कह रहे हैं जादुई पिटारा। ये जादुई पिटारा या मैजिकल बॉक्स जो है, इसमें स्कूलिंग से रिलेटेड सारा मटेरियल होगा, सारी टेक्नोलॉजी, क्यूआर कोड्स वगैरह होंगे, जिसके थ्रू टीचर्स जो है स्टोरी बुक्स हो गई, पोएम्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, इनके थ्रू बेसिकली बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्किल्स, इसके अंतर्गत हो रहा है। और यहाँ पे बाल वाटिका जो प्री प्राइमरी है, क्लास 1 and 2 है, उनके लिए बेसिकली इस तरह का जादुई पिटारा लाया जा रहा है। कोशिश है ये कि बच्चों को उनकी खेल खेल में जो एक्टिविटीज है, बोलना, लिसन करना, टॉयज के थ्रू खेलना, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग, डांसिंग, जंपिंग, इनके थ्रू चीजें सिखाई जाए, ठीक है। अब जो है कन्वर्जेशन हो, स्टोरी टेलिंग हो, यहाँ पे मूवमेंट हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, इनके थ्रू बेसिकली उनको चीजें सिखाई जाए, ना कि सिर्फ किताबें रटवा कर। ओके, तो यहाँ पे ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, ओरल मैथ्स गेम पे ज्यादा फोकस है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है 2020 में, इसमें भी 4 स्टेजेस की बात हुई है, 5+3+3+4। इसमें जो 5 है ये है हमारी फाउंडेशनल बैच, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज। ये जो फाउंडेशनल स्टेज है ये 5 सालों की है, 5 years की है, एज 3 to 8 की। उसके बाद 8 to 11 जो है ये प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर 11 to 14 मिडिल स्टेज है, और 14 to 18 सेकेंडरी स्टेज है। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं स्कूल एजुकेशन की, ये अलग अलग डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, हर तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हर तरह का डेवलपमेंट स्टूडेंट का हो सके। इसको पंच कोश भी कहा जा रहा है, ठीक है, पंच कोश मतलब फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर तरह का डेवलपमेंट हो सके। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है फाउंडेशनल स्टेज के लिए ये डेवलप किया जा रहा है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जादुई पिटारा लाया गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। कैन वी यूज मून डस्ट टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग? तो क्या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मून डस्ट हम यूज कर सकते हैं क्या? तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये कि एक स्टडी आई, इस स्टडी में बोला गया कि भाई जो हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक तरीका है। तरीका ये है कि हम यहाँ पे अपने अर्थ के ऊपर जो सनलाइट आ रही है ना, उसी को अगर थोड़ा सा कम कर दें, तो 1-2% से भी कम कर देंगे तो काफी रिलीफ हो जाएगा। तो कैसे किया जाए?
तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन सूझा गया कि भाई ये हमारा मान लो अर्थ है और ये सन के आसपास घूम रहा है, मान लो ये सन है, इनके बीच में ये पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों की ग्रेविटी जो है, सन और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बैलेंस आउट हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम मून की डस्ट रख दें, यानी कि रेगोलिथ अगर यहाँ पे रख दें लाकर, यहाँ पे इस तरह से रेगोलिथ बिछा दें इस ऑर्बिट में, तो क्या होगा कि जो सनलाइट आ रही है, उसका जो सनलाइट आ रही है वो 1-2% कम हो जाएगी। और अगर 1-2% कम हो गई सनलाइट, तो हमारे अर्थ पे कम सनलाइट आने से कम वार्मिंग होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। ये सेम कंसेप्ट है। बेसिकली हुआ क्या, 1990s के दौरान एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ये जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो इस वॉल्केनो के अंदर से जो चीजें इरप्ट हुई, सिलिकेट्स, एरोजोल्स वगैरह जो रिलीज हुए, उसके कारण लगभग 1 साल तक के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से गिर गया। तो कूलिंग हो गई उल्टा, ठीक है। और यही कंसेप्ट लग रहा है इधर भी। तो यहाँ पे जो मून डस्ट है, वैसा काम ऑलरेडी हमारे देश में, हमारे दुनिया में होता है एरोजोल्स के थ्रू। अब ये क्या मुद्दा है, देखो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मून डस्ट अगर बीच में ले आएंगे तो 1-2% से जो हमारा टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, 1-2% से जो सनरेज हमारे अर्थ पे आती है वो कम हो जाएंगी। तो वॉल्केनिक इरप्शंस भी ये सेम काम करते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन भी इस तरह की सोलर रेडिएशन टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में एक यहाँ पे वॉल्केनो था, 1991 में इरप्ट हुआ। जब इरप्ट हुआ तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। लेकिन इससे देखो ग्लोबल वार्मिंग तो कम हो गई, लेकिन इससे कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हुए, जैसे रेन पैटर्न्स डिसरप्ट हो गए, फूड जो था, फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न सब डिस्टर्ब हो गया। और इस तरह की सोलर रेडिएशन टेक्निक ये तो है ही, ठीक है, जैसे अभी मून डस्ट की बात हो रही है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एरोसोल्स भी यूज करते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन इसको कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि 24/7 आप हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है, आप सभी को पता होगा, आई होप, एटमॉस्फेयर में हमारी बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है और फिर एग्जोस्फेयर है। आई होप आप सभी को पता है एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है, इसके आसपास एरोसोल अगर आप स्प्रेड कर देते हो, तो बेसिकली ये एरोसोल्स का इंजेक्शन है। ये एरोसोल्स क्या है, सल्फर पार्टिकल्स हैं, जिसको अपर एटमॉस्फेयर में छिड़का जा रहा है, सो दैट एक बीच में एक लेयर बन जाए, शील्ड बन जाए, जिसके थ्रू कि सनलाइट ज्यादा आना पाए अर्थ पे। यही सेम काम मून डस्ट करने वाला है। मून डस्ट भी क्या करेगा, एक सोलर शील्ड क्रिएट कर देगा। और इसको क्रिएट किया जा रहा है, बेसिकली ये सोलर शील्ड क्रिएट की जा रही है ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे ग्रेविटी मिड पॉइंट आए, यानी कि अर्थ और सन की जो यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, वो बैलेंस आउट हो जाए। तो कंप्यूटर सिमुलेशंस भी ये दिखाते हैं कि इस तरह से करेंगे, अगर हम लूनर डस्ट को यूज करेंगे ग्रेविटेशनल स्वीट स्पॉट पे, तो जो सनलाइट आने वाली है अर्थ के ऊपर वो कम हो जाएगी। लेकिन इस तरह से करना कितना फीजेबल है, कितना फीजेबल नहीं है, वो देखना होगा। तो इसी बारे में इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि 1816 में जो माउंट तंबोरा यहाँ पे इरप्ट हुआ था, उसके कारण भी पूरा साल जो था वो समरलेस ईयर रहा था, यानी कि ठंडा हो गया था पूरा टेम्परेचर। और यही पूरा जो कंसेप्ट है, इसी को यूज किया जाता है सल्फेट्स जो हम एरोसोल्स के फॉर्म में स्प्रेड करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन है, उसमें भी सल्फेट्स ही हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला है जैसा कि हम माउंट तंबोरा के टाइम पे हमने देखा था, ओके। और इसी से रिलेटेड है ये मून डस्ट वाली जो स्टडी। मून डस्ट वाली जो स्टडी आई है उसमें ये बोला जा रहा है कि सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे बैलेंस आउट हो जाती है, वहां पे अगर हम मून डस्ट को स्टेबल ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं, तो उसके कारण अर्थ के ऊपर आने वाली जो सनरेज हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन इसका नुकसान भी है, क्योंकि कूल समर जो रहेगा उसके कारण जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, स्टारवेशन आएगा, डिसीजेज आएंगे, वो अलग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें उल्टी भी हो जाएंगी, ड्रॉट आने लगेंगे, और इसके कारण यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट हो जाएंगी। इसमें बात होती है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की भी। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो रेनफॉल पैटर्न्स भी यहाँ पे डिसरप्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में कई सारे अनइंटेंडेड कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्रॉप लॉस वगैरह हो सकता है, ओके। और अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो एरोसोल्स हैं ये कहाँ से लेना है, ये मून डस्ट कहाँ से लेना है, कहाँ डिप्लॉय करनी है, अगर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज तो कहाँ पे, कौन इसके लिए पे करेगा। मान लो किसी एक कंट्री ने इस तरह का एरोसोल वाला काम किया, एरोसोल या मून डस्ट वाला काम किया, अब किया उन्होंने, लेकिन उसके चक्कर में आसपास की कंट्री का रेनफॉल पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो गया, तो कौन इसका भुगतान करेगा,
कौन इन डैमेजेस का कंपनसेशन करेगा? उल्टा हमारा जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसी में बहुत मुश्किल से लॉस एंड डैमेज वाला हमने प्रोटोकॉल, लॉस एंड डैमेज वाला जो प्रोटोकॉल है वो ऐड किया है कि भाई अगर किसी ने किसी के कारण हमारा लॉस होता है तो वो कैसे पे करेगा, उसका जो प्रोविजन है वो बड़े मुश्किल से ऐड हुआ है। तो अब इसमें भी कॉम्पनसेशन का मुद्दा आ जाएगा तो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने बोला है कि कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो हमें मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लियरली ये बताएं कि भाई कौन सा साइंस या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कौन सा अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कैसा हो रहा है, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, ये सब कैसे कैसे हो रही है। अगर ये हम क्लियर कर दें सभी के सामने तो ये हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये काम करके भी आप टेम्प्ररी कूलिंग कर लोगे, लेकिन अगर आप एमिशंस कम नहीं करोगे, कार्बन एमिशन को कम नहीं करोगे, तो ये टेम्प्ररी कूलिंग जो है वापस से ग्लोबल वार्मिंग में बदल जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप मून डस्ट लगा दोगे बीच में तो यहाँ पे कूलिंग जरूर हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मून डस्ट हटेगी वापस ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। तो सस्टेनेबल तरीका तो यही है कि आप एमिशंस को कम करो, कार्बन एमिशंस को कम करो, यही एक सस्टेनेबल तरीका है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है ऑटिज्म डिसऑर्डर से रिलेटेड है, माइक्रोबायोम लिंक ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसका एक लिंक जो है वो गट सिस्टम से बताया गया है। जैसे कहते हैं ना कि जो आप खाते हो उसी से आपका जो ब्रेन है वो वैसा काम करता है। अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अगर आप सात्विक खाना खाते हो तो आपका जो ब्रेन है वो भी पीसफुल रहता है। लेकिन वहीं अगर आप जंक फूड खाते हो तो आपके दिमाग में उतने ही खुराफाती आइडियाज आते हैं। तो बेसिकली फिक्स योर गट फिक्स योर ब्रेन, ये वाला आइडिया चलता है और उसी का एक लिंक यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या? ये बेसिकली एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, ठीक है, जिसमें कि ब्रेन के अंदर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, उसके कारण ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है उसमें आप कम कैपेबल हो जाते हो, इनकेपेबल हो जाते हो। तो जो भी लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से कम्युनिकेट, अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। ओके, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है जनरली अर्ली चाइल्डहुड में शुरू होता है और धीरे धीरे करके इसमें आपको धीरे धीरे करके अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट करते हैं बच्चे, जनरली स्कूल में और वर्क में। ठीक है, जैसे आप देखते हो बच्चे जो हैं अलग अलग सिम्टम्स शो करते हैं शुरुआत के 1 साल में ही, और धीरे धीरे ये जो सिम्टम है ये और खतरनाक और ज्यादा रिग्रेसिव होते जाते हैं। ठीक है, तो कॉजेस क्या है इस तरह के ऑटिज्म के, बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कॉज क्या है? तो देखो, एक कोई सिंगल कॉज तो है नहीं, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि जेनेटिक कॉजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक कॉजेस जैसे कहा जाता है एक की एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, ये अफेक्ट करता है। कई बार जो जेनेटिक म्यूटेशन है उसके कारण भी ऐसा हो जाता है बर्थ के दौरान। ठीक है, तो ये भी कॉज हो जाता है ऑटिज्म डिसऑर्डर का। और कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि जो हमारा आर्टिकल है ना गट सिस्टम के बारे में, कि आप क्या खा रहे हो, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो कैसा है, उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है अगर, तो उसके कारण भी जो बच्चा है उसमें ऑटिज्म जैसी चीजें हो सकती है। ओके, तो अगर आपको ऑटिज्म के सिग्नल्स या साइंस देखने हो तो देखो, पहली तो बच्चों में एंग्जाइटी होना, जैसे ही वो ज्यादा लोगों से मिलते हैं वो एंग्शियस होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, आगे की अपनी कोई भी एक्टिविटी शेड्यूल नहीं कर पाते प्रॉपरली, उनको तकलीफ आती है उसमें, आई कांटेक्ट में उनको तकलीफ आती है, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते वो। ठीक है, उनको कन्वर्जेशंस करने में कुछ तकलीफ आती है, साथ में उनको जो भी डेंजर है, यहाँ लिखा है अवेयर होना चाहिए जहाँ पे उनको, वहां पे वो अवेयर नहीं हो पाते। इसके साथ में वो एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पाते, मतलब आपस में बातचीत नहीं कर पाते, दोस्ती नहीं कर पाते लोगों से। ठीक है, इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि आप उनका नाम कॉल आउट कर रहे हो लेकिन वो अपने नाम पे रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, अपने रूटीन में अगर जरा भी चेंजेस होते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। कई बार हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, कई बार एकदम पैसिव हो जाएंगे, कई बार तो एकदम उछलेंगे कूदेंगे और कई बार एकदम सुस्त पड़ जाएंगे। तो ये कुछ साइंस हैं ऑटिज्म के। ओके, नाउ देखो, आर्टिकल ये है, आर्टिकल बता रहा है बेसिकली कि जो ऑटिज्म है ये एक अलग बीमारी है, एक अलग तरीके का डिसीज, अलग तरीका का डिसऑर्डर है, लेकिन इसका रिलेशन हेल्दी गट माइक्रोबायोम से भी है। यानी कि आपका गट कैसा काम कर रहा है, आपका पेट कैसा काम कर रहा है, आपका पूरा गट सिस्टम कैसा काम कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो हालांकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन आप देखते हो कि यहाँ पे गट ब्रेन एक लिंक आपको देखने को मिलता है। जैसे कि देखा जाता है कि वो बच्चे जिनमें ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग रहती है, उनके में ज्यादातर चांसेस होते हैं ऑटिज्म होने के। ओके, और अभी देखो, कोई भी इस तरह का ऑटिज्म को लेकर कोई भी क्योर या कोई भी थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन आया है नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि गट माइक्रोबियोम जो है ये इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है इम्यून मॉड्यूलेशन पे। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना आपकी बॉडी का, वो काम करता है गट सिस्टम के ऊपर।
तो अगर आपका गट सिस्टम अच्छा है, आप अच्छे से खा पी रहे हो, अगर आपका ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है और इस तरह की बीमारियों से, इस तरह के डिसऑर्डर्स से आप बचे हुए रहते हो। ओके, तो रिसर्च ये भी बताती है दैट इवन इफ द गट माइक्रोबियम डजंट प्ले अ पॉजिटिव रोल, abnormalities in it can challenge a person with toxic metabolites, keep the person from from synthesizing the metabolites required to produce neurotransmitters. तो बेसिकली हालांकि डायरेक्टली आपका गट सिस्टम तो इन्वॉल्व नहीं होता, एक कारण नहीं होता ऑटिज्म का, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर चांसेस हैं ऑटिज्म होने के तो उसमें आपका गट सिस्टम कंट्रीब्यूट जरूर करता है। अगर आपका चांसेस जरा भी हैं ऑटिज्म होने के लिए और अगर आपका गट सिस्टम अच्छा नहीं है तो पक्के से फिर आपको ऑटिज्म हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि देन व्हाट शुड बी डन इज, जो आपका ये जो गट सिस्टम है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, सिनबायोटिक्स, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपकी डाइट में। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो इशू है दैट इज अबाउट एडिटोरियल अबाउट द सेफ वर्क प्लेस फॉर वेमेन। तो बेसिकली इसमें बताया गया कि अभी देखो आपको सभी को पता होगा कि कई सारी बड़ी रेसलर्स हमारी स्पोर्ट्स वेमेन जो हैं उन्होंने धरना दिया था एक बड़े पॉलिटिशियन के अगेंस्ट। उन्होंने, उनका कहना था कि यहाँ पे उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ हमको दिखाती है कि इतने बड़े लेवल पे अगर हो सकता है सेक्सुअल असॉल्ट, तो छोटे लेवल पे क्यों नहीं हो सकता। तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत बनी जरूर है। ये जरूर हुआ है कि वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट ना हो उसके लिए एक्ट्स आए हैं, उसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कितना असर है वो हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। और ये जो चीजें हैं ये काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश को पीछे ले जाती हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर ने बोला है कि एक कमिटी बनाई जाए और इस कमिटी का काम होगा कि ये इन चार्जेस को वेरीफाई करे, इन्वेस्टिगेट करे। ओके, और सेम चीज हुई 2021 में। एक लीडिंग वुमेन जर्नलिस्ट जो है उन्होंने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करी। बेसिकली हुआ क्या कि ये लीडिंग जर्नलिस्ट वुमेन जो है इन्होंने बेसिकली एक पर्सन के अगेंस्ट चार्जेस लगाए थे सेक्सुअल हरासमेंट के, और सामने वाले पर्सन ने इनके ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगा दिए। तो अब ये दो तरीके से जीती, एक तो जो इन्होंने चार्जेस लगाए थे सामने वाले के ऊपर वो भी प्रूव हो गए, और इनको डिफेमेशन का इनके ऊपर केस नहीं लगा, इनको यहाँ पे उससे बरी कर दिया गया। तो बेसिकली इस तरह की चीजें इंडिया में होती है। अगर आप किसी पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट केस लड़ रहे हो, स्पेशली इस तरह का केस, तो सामने से आपको डिमीन करने के लिए, आपकी रेपुटेशन गिराने के लिए हजार तरीके के एक्टिविटीज, एफर्ट्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफेंस जो सेक्सुअल हरासमेंट का है, ये वैसे तो सेक्शन 354 में आता है आईपीसी के अंतर्गत, लेकिन सेक्शन 509 में ऑलरेडी इसका मेंशन है। धीरे धीरे करके चीजें इवॉल्व हुई हैं, लेकिन ये जो वायलेंस की बात हो रही है, सेक्सुअल वायलेंस की, ये वायलेंस दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो फिर भी अभी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं इतने सारे एक्ट्स वगैरह के कारण, लेकिन इनडायरेक्ट वायलेंस अभी तक भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हमारे सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में डीपली इनग्रेन्ड है। एम्प्लॉयमेंट इम्बैलेंस देख लो आप, मेल कितने पर्सन है लेबर फोर्स में और फीमेल कितनी है, तो ये ही दिखाता है कि कितना जो इम्बैलेंस है वो कितना स्ट्रांग है। और जैसे ज्यादा जो वर्क प्लेस पे ज्यादा मेन होते हैं ना, तो उनका उसका उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है। जैसे सोचो कोई लड़की जिसको लगता है कि उसके पूरे ऑफिस में और कोई लड़की है ही नहीं, क्या वो इतनी हिम्मत करने के बाद भी सेक्सुअल हरासमेंट जैसे ग्रीवेंसेस को फाइल कर सकती है, किसी को बता सकती है, रिपोर्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। जब आपके जैसे लोग मेजोरिटी में नहीं है ना, तो आप इस तरह के ग्रीवेंसेस रिपोर्ट करने में भी डरते हो। तो बेसिकली यही चीज होती है विमेन के साथ भी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आया है उसमें भी विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम दिखा। वर्क फोर्स जो वर्क पॉपुलेशन रेशो आया उसमें भी बहुत कम दिखा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्क पॉपुलेशन रेशियो, इसमें क्या डिफरेंस है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये है कि टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है इसमें कौन ने कितने ऐसे लोग हैं जो लेबर फोर्स में इन्वॉल्व है, यानी कि एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड भी वो लोग जो करना चाहते हैं काम। ये जो है ये ऐसी फीमेल्स कितनी एम्प्लॉयड हैं, कितनी अनएम्प्लॉयड हैं जो करना भी चाहती हैं, ये होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है इसमें से उतनी महिलाएं महिलाएं जो कि वर्कफोर्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, वो होता है वर्क पॉपुलेशन रेशियो। ओके, तो बेसिकली क्या किया जाए? तो हो क्या रहा है, ये जो लेबर फोर्स का जो इतना बड़ा डिफरेंस है उसके पीछे जो कारण है वो है अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट।
ओके। और यहाँ पे ये जो वल्नरेबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर ही कई बार एक्सप्लॉइटेटिव होता है, कई बार एक्सप्लॉइटेशन का सोर्स ही एम्प्लॉयर होता है, क्योंकि वो धमका सकता है कि जॉब से निकाल दिया जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो जब तक हम, जैसे घर में होता है ना कि जब तक हमको सोशल लेवल पे अगर पेट्रियार्की खत्म करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम बेस रूट लेवल से चालू करना पड़ेगा। जो हम अपने घरों में अपने बच्चों को, स्पेशली अपने डॉटर्स और अपने सन्स को सिखाते हैं, वही चीज़ बड़े होकर सोसाइटी का हिस्सा बनती है। ओके। तो अगर आप अपने घर में अपने सन्स को सिखाओ दैट देर इज नो स्टीरियोटिपिकल पावर रिलेशन, अगर आप उनको सिखाओ कि भाई एवरीथिंग एवरी वन इज इक्वल, तो यहाँ पे चीजें बदलती हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हो कि कई बार नेचर वर्सेस नर्चर की थ्योरी भी सफल हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जेनेटिक एनवायरनमेंट तो होता ही है, जैसे जेनेटिक एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, लेकिन आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका काफ़ी बड़ा असर होता है आपकी सोशल कंडीशनिंग पे। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जब पेरेंट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो भी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कहीं पे देखा डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता पीटता रहता है, तो यहाँ पे बच्चों में भी क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाती है, ना जानते हुए भी। ठीक है। तो बेसिकली गोल्स कैसे सेट किए जाएं, जैसे हमने अभी घर का देखा ना, वैसे ही चीज सेम एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट में भी होती है। अगर एम्प्लॉयर ही ये चीज नहीं समझेगा, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ वर्क एनवायरनमेंट लेना, अगर एम्प्लॉयर ये समझता नहीं है कि वर्किंग एनवायरनमेंट में इक्वालिटी हो, सेफ एंड वुमेन फ्रेंडली उसका वर्क प्लेस हो, तब तक चीजें चेंज नहीं होंगी। ओके। और यहाँ पे सिर्फ आप कंप्लेन को आप सिर्फ इंटरनल कमिटी को दे दो, यहाँ तक काम नहीं चलेगा, इसमें आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो कई सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने चाहिए ऐसे, जिसमें जो विक्टिम है उसको सपोर्ट मिले, और विक्टिम के अगेंस्ट कोई इस तरह के फ्लिम्सी ग्राउंड्स के ऊपर कोई लिटिगेशन फाइल ना हो। तो शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकते हैं कि विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो, अवेयरनेस स्प्रेड की जाए लॉ के बारे में, प्रोसीजर हो ग्रीवेंस रिड्रेसल का। मीडियम टर्म गोल ये हो सकते हैं कि हम फीमेल पार्टिसिपेशन को लेबर फोर्स में बढ़ाएं, टूथ टू टेल रेशो को बढ़ाएं, इंसेंटिव प्रोवाइड करें ड्रॉप आउट्स को। ठीक है, जो ड्रॉप आउट्स को प्रिवेंट करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करें, सो दैट सभी गर्ल्स जो हैं पूरा पूरा एजुकेशन लें, मेटर्निटी लीव जो है उसको पेड करें। ये सब कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चरल और कल्चरल वायलेंस है उसको खत्म करना है, तो एक बिहेवियरल चेंज हमको लाना पड़ेगा। तो ये हमने देखा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हम क्या क्या कर सकते हैं इस तरह के इनडायरेक्ट वायलेंस को रोकने के लिए। आई होप ये सब क्लियर है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कॉमेंट करना मत भूलना जो क्वेश्चन मैंने आपसे आज पूछा है। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।